हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्राचीन इतिहास में मगध महाजनपद पर एक वीडियो लाया हूं, जो कि परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इसी तरह से समय समय पर इतिहास विषय के महत्वपूर्ण वीडियोस लाता रहूंगा। इसके लिए आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो मगध महाजनपद के बारे में है। जैसे कि उत्तर वैदिक काल के पश्चात कबीले धीरे धीरे जनपदों में बट गए। इन जनपदों में 16 महाजनपद उभरे, जो अन्य जनपदों की अपेक्षा शक्तिशाली थे। इन 16 महाजनपदों में भी मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। आज हम लोग मगध महाजनपद के बारे में बात करेंगे। मगध महाजनपद पर जितने वंश आए हैं, अनेक वंश आए हैं, इन वंशों के राजाओं के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आज मगध महाजनपद के बारे में यह पूरा वीडियो है। सबसे पहले क्या हुआ कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आगे भारत का राजनीतिक इतिहास इन 16 राज्यों के बीच में प्रभुत्व के संघर्ष का इतिहास है। मतलब कि ईसा पूर्व 6ठी सदी के आगे भारत में इन 16 महाजनपदों के बीच में अपना वर्चस्व स्थापित करने का एवं इनके बीच संघर्ष का इतिहास है कि इन 16 महाजनपदों में जो जनपद सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वह भारत पर एक साम्राज्य बनाएगा। तो क्या होता है, 16 जनपदों के बीच में आपस में संघर्ष होता है और अंततः मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन जाता है। मगध जो कि जिसकी राजधानी गिरिव्रज एवं राजगृह थी, जो कि आधुनिक समय में गया एवं पटना वाला इलाका है, यहां पर मगध राज्य विकसित था। तो मगध राज्य अंततः 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली बन जाता है यहां पर और एक साम्राज्य बनाने में सफल होता है। यह जो येलो वाला एरिया है मैप में, केवल इतने पार्ट में मगध राज्य फैला था। समय समय पर साहसी एवं शक्तिशाली राजाओं का यहाँ पे शासन रहा, तो धीरे धीरे मगध का विस्तार धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे कि उत्तर पश्चिम की तरफ, भारत के उत्तर पश्चिम की छोर पर धीरे धीरे मगध का साम्राज्य बढ़ता गया। कई राजा आए, उन्होंने अन्य जनपदों को हराया एवं अपने राज्य का विस्तार किया। तो धीरे धीरे मगध का विस्तार होता रहा। मगध अपनी सीमाओं का प्रसार करता रहा। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले मगध में हर्यंक वंश की बात करेंगे। यहाँ पर मगध में सबसे पहले हर्यंक वंश आया, जो कि 544 बीसी से लेकर 412 बीसी के बीच में रहा। यहाँ पर हर्यंक वंश। अब हर्यंक वंश के संस्थापक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो हर्यंक वंश की जो स्थापना थी वह एक बिंबसार नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। बिंबसार जो कि हर्यंक वंश का संस्थापक था एवं मगध पे राज करने वाला पहला राजा माना गया है बिंबसार। कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पर बिंबसार ने मगध में 52 वर्षों तक राज किया था। इसका पिता भटिया नाम का था। इसके पिता का नाम भटिया था। बिंबसार ने अपनी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह बनाई। राजगृह के बारे में यह कहा जाता है कि राजगृह जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है और खुले भागों में पत्थरों की दीवारों से चारों ओर घेर दिया गया है। इसकी किलेबंदी कर दी गई है एक तरह से। तो यह अभेद दुर्ग है, इसको भेदा नहीं जा सकता है। इसको आसानी से इस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता है राजगृह पर। तो इस जगह पर बिंबसार ने अपनी राजधानी बसाई। इसके पश्चात हम लोग बिंबसार के बारे में जानेंगे। बिंबसार का कार्यकाल 544 बीसी से लेकर 492 बीसी के बीच में रहा। बिंबसार हर्यंक वंश का संस्थापक था। बिंबसार गौतम बुद्ध जी का समकालीन था। इनके समय में स्वामी महावीर जैन भी थे। बिंबसार और स्वामी महावीर जैन के बीच में
जीजा और साले का संबंध था। बिंबिसार महावीर जी का जीजा था एवं महावीर स्वामी बिंबिसार के साले थे। स्वामी महावीर की जो माता थी वो त्रिशला थी। त्रिशला का भाई चेटक था। चेटक की एक बहन थी चेलेना करके। चेलेना बिंबिसार की पत्नी थी। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में संबंध था। कहा जाता है कि बिंबिसार ने जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों को राजधर्म घोषित किया था। मगध में दोनों धर्मों को अपने राज्य का राजधर्म भी बनाया था, जैन एवं बौद्ध धर्मों को। बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि यह अत्यंत शक्तिशाली राजा था। इसने अपने पड़ोसी राज्य जिसकी राजधानी चंपा थी, अंग राज्य को इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अंग राज्य को हराकर इसने मगध में मिला लिया था। अपने साम्राज्य का विस्तार किया था यहां पर बिंबिसार ने। अंग देश को जीतने के पश्चात इसने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग देश का राजा भी बना दिया था। इसने सेनिया की उपाधि धारण की, श्रेणित एवं सेनिया की उपाधि भी धारण की। इसने अन्य राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाकर अपने राज्य का विस्तार किया एवं अपनी स्थिति भी मजबूत की। कहा जाता है कि बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। उसकी मुख्य 3 रानियां थीं। पहली रानी थी जो कि कौशल नरेश की पुत्री एवं प्रसन्नजीत की बहन थी। कहा जाता है कि कौशल नरेश ने उसको काशीग्राम दहेज में दिया था। उस समय काशीग्राम से 1 लाख की आय होती थी। काशी जो कि बनारस में स्थित है, आधुनिक समय में वाराणसी कहा जाता है। उस समय काशी राज्य को कौशल नरेश ने बिंबिसार को दे दिया था, जिससे उस समय 1 लाख की आय होती थी। बिंबिसार का दूसरा विवाह वैशाली के लक्ष्मीराज घराने से था, जिससे इसका पुत्र अजातशत्रु जन्मा था, जो कि बिंबिसार के बाद अगला राजा बना था। इसके पश्चात बिंबिसार की तीसरी रानी जो कि पंजाब के मद्रकुल के प्रधान की पुत्री थी। इस तरह से इन वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार को बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली थी। इस तरह से मगध राज्य को भारत के पश्चिमोत्तर की ओर फैलने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। यह धीरे धीरे भारत के पश्चिमोत्तर भाग में भी बढ़ता जा रहा था। इसके पश्चात यह पता चलता है कि जो मगध राज्य था उसकी असली शत्रुता अवंती राज्य से थी। अवंती राज्य जो कि आधुनिक समय में मालवा वाले क्षेत्र में विकसित था। अवंती राज्य जिसकी 2 राजधानियां थीं, उज्जैनी एवं महिष्मती। तो अवंती से मगध के बीच में शत्रुता थी। कहा जाता है कि यहाँ पर मगध का राजा बिंबिसार एवं अवंती का राजा चंद्रप्रयोत महासेन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, किंतु लड़ाई के पश्चात कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। किसी ने एक दूसरे को हरा नहीं पाए, तो अंत में दोनों ने दोस्त बन जाना ही उचित समझा। दोनों ने मित्रता ही स्वीकार की लास्ट में। कहा जाता है कि कुछ समय के बाद जब अवंती का राजा पीलिया रोग से ग्रसित हो गया था, तो बिंबिसार ने उसके अनुरोध पर अपने राज्य के राजवैद्य जो कि जीवक था, उसको उज्जैन अवंती राज के राजा की इलाज के लिए भेजा था, उसके उपचार के लिए भेजा था यहाँ पर बिंबिसार ने। और कहा जाता है कि बिंबिसार के राज्य में कुल लगभग 80,000 गांव शामिल थे। इसके पश्चात कहा जाता है कि बिंबिसार का एक पुत्र था अजातशत्रु, जो कि अंगराज की देखभाल करता था। अंगराज का राजा बना दिया था बिंबिसार ने। उसने अपने पिता की 492 ईसा पूर्व में हत्या करके मगध का सिंहासन
पर कब्जा कर लिया था अजातशत्रु ने। तो हर्यंक वंश का दूसरा राजा जो कि अजातशत्रु था। अब आइए हम लोग अजातशत्रु के बारे में जानेंगे। अजातशत्रु जो कि 492 से लेकर 460 बीसी के करीब रहा, यह हर्यंक वंश का अगला राजा बना। इसने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया था। कहा जाता है कि इसके शासनकाल में बिंबसार का राजकुल का वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। यहां पर इसने समूचे शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति से काम किया था। इसको प्रत्यहंता भी कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके इसने मगध पर शासन किया, मगध का राजा बन गया। अब हम लोग बिंबसार के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि अब हम लोग अजातशत्रु के बारे में यह जानेंगे कि इसने मगध साम्राज्य का किस तरह से विस्तार किया। कहा जाता है कि अजातशत्रु ने मगध के वैभव को अत्यंत बढ़ाया था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। अजातशत्रु के बारे में यह पता चलता है कि इसने 2 लड़ाइयां लड़ी थी और तीसरी लड़ाई की यह तैयारी में था। तो पहली लड़ाई इसने कोसल के खिलाफ लड़ी थी। कोसल राज जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जो कि आधुनिक समय में गोरखपुर, अवध, लखनऊ वाला इलाका है। तो इसने पहली लड़ाई कोसल राज के खिलाफ लड़ी थी। कहा जाता है कि कोसल में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह अकेले मगध साम्राज्य का सामना कर सके, तो उसने काशी राज्य को भी अपने साथ मिला लिया था यहाँ पर, और काशी और कौशल दोनों ने मिलकर मगध के खिलाफ लड़ाई युद्ध शुरू कर दिया। कई दिन तक यह युद्ध चलता रहा। इन दोनों के बीच में काफी समय तक संघर्ष चला। मगध एक तरफ था और दूसरी तरफ काशी और कौशल दोनों मगध के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। परंतु अंत में मगध की विजय हुई और यहाँ पर अजातशत्रु की जीत होती है। जीत के पश्चात कौशल राज ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से कर दिया था और काशी राज्य को उसने अजातशत्रु को दे दिया था दहेज के रूप में। यहाँ पर कहा जाता है कि अजातशत्रु ने रिश्तेदारी का कोई लिहाज नहीं किया था। उसका दूसरा जो युद्ध के बारे में पता चलता है वह उसके अपने ननिहाल के विरुद्ध था। उसका अपना ननिहाल जो कि वैशाली के लक्ष्मियों के यहाँ था, तो दूसरा युद्ध उसने वैशाली के लक्ष्मियों के खिलाफ किया था और बहाना यह ढूंढा था कि लक्ष्मी जो लोग हैं वह कौशल के मित्र हैं। इसने लक्ष्मियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा था और अंत में उन पर हमला भी कराया था। कहा जाता है कि ये वैशाली जो राज्य था यह स्वतंत्र था। इसने इनकी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया था अजातशत्रु ने। और वैशाली से कहा जाता है कि इसका वैशाली से लगभग 16 साल का लंबा संघर्ष चला था। अंत में सफलता अजातशत्रु को मिली थी। परंतु कहा जाता है कि अजातशत्रु ने इस तरह से उसने विजय प्राप्त की क्योंकि उसने अपने पास 2 नए तरह के हथियार तैयार कर लिए थे। बड़े से 2 हथियार तैयार कर लिए थे नए समय से, जो कि वैशाली राज्य के पास नहीं थे। ये हथियार थे, पहला था महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक था जो कि बाहुबली पिक्चर में भी दिखाया गया है कि एक लकड़ी का जो रथ होता है वह बड़े बड़े शिलाओं को उठाकर शत्रुओं के ऊपर फेंक देता है, सैनिकों के ऊपर फेंक देता है। तो इस तरह से इसने महाशिलाकंटक नाम का एक हथियार तैयार कराया था जो इसको सफलता के करीब लाया था, महाशिलाकंटक। दूसरा इसने हथियार तैयार कराया था रथमूसलक नाम से। रथमूसलक ऐसा हथियार था कि रथ के आगे 2 बड़े बड़े तलवार लगे थे। तलवारों का एक चक्र लगा था। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता था, आगे आने वाले सैनिक इस रथ से एक साथ कई सैनिक कट जाते थे। तो इस तरह से इसने
काशी और वैशाली को अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर लिया। काशी और वैशाली, मगध और अंग 4 राज्य एक साथ हो गए और मगध देश का विस्तार चालू हो गया। यहां पर कहा जाता है कि इसने जो तीसरी लड़ाई की तैयारी कर रहा था वह अवंती राज के खिलाफ थी। अवंती राज जो कि शुरुआत से मगध के विरुद्ध था। मगध के सामने अवंती राज एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अवंती के शासकों ने भी कौशांबी के वत्सों को हरा दिया था। कौशांबी जो कि आधुनिक समय में इलाहाबाद वाला इलाका है, उन्होंने कौशांबी के वत्सों को हरा दिया था। अब उनमें भी साम्राज्य बढ़ाने का उत्साह था, तो इसलिए अवंती के जो शासक थे वे मगध पर हमले की धमकी दे रहे थे। इसके लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह के अच्छे से किलेबंदी कर दी थी। इसने इतने अच्छे तरीके से किलेबंदी की थी जो कि आधुनिक समय में भी इसके किलेबंदी के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं राजगृह में। परंतु अजातशत्रु के जीवन काल में अवंती को मगध पर हमले करने का कोई अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। अवंती राज को मगध पर हमला करने के लिए कोई ऐसा अवसर नहीं मिला था अजातशत्रु के रहते हुए। इसी के बीच क्या होता है कि अजातशत्रु का एक पुत्र था जिसका नाम उदयन था। उदयन ने अपने पिता की हत्या करके खुद मगध का नया सम्राट बन गया था। जिस तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु की थी, इसी तरह से अजातशत्रु की भी उसके पुत्र ने, उदयन ने हत्या करके और खुद मगध का सम्राट बन बैठा। यह घटना 460 बीसी की है। इसके पश्चात मगध साम्राज्य में एक नया किंग आता है, उदयन के बारे में अब हम लोग जानेंगे। उदयन जिसका कार्यकाल लगभग 460 से लेकर 444 बीसी के करीब था। इसके पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जो अवंती राज था उसकी मगध पर हमला करने की वह क्यों हमला करता था। अवंती राज मगध पर हमला किस वजह से करता था? क्योंकि मगध राज सबसे शक्तिशाली था। अन्य जो 16 जनपद थे उससे टक्कर लेने की कोशिश नहीं करते थे, पर अवंती राज में ऐसी क्या ताकत थी जिससे वह मगध पर हमला करता था, हमले की धमकी दे रहा था। इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो हम लोग यह देखेंगे कि दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति यहाँ पर बहुत मजबूत थी। मजबूत इस तरह थी कि जो मगध साम्राज्य था, मगध की राजधानी थी राजगृह। राजगृह से लोहे के भंडार ज्यादा दूर नहीं थे। लोहे प्राकृतिक संपदा है जो लौह की, वह राजगृह से ज्यादा दूर नहीं थी। लोहे के द्वारा युद्ध की अनेक सामग्री तैयार की जाती थी। मगध के पास पर्याप्त लोहा होने के कारण मगध अच्छे हथियार बनाने में सक्षम था, परंतु उसके जो विरोधी थे वे ऐसे हथियार आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से मगध बढ़ रहा था, धीरे धीरे उसका वर्चस्व स्थापित हो रहा था। तो इसी के साथ में अवंती जो राज्य था, अवंती में भी लोहे की खान पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मिलती हैं। कि जो अवंती राज था या मध्य प्रदेश मालवा वाला इलाका था, तो यहाँ भी लोहे की खानें मिलती हैं। प्राकृतिक संपदा लोहे की यहाँ भी मौजूद है। तो इस तरह से अवंती ने भी, निश्चय है कि अवंती ने भी लोहे को गलाना और तपाकर ढालने का काम भी किया जाता होगा अवंती राज्य में। यहाँ पर भी हथियार अच्छे से बना लेते थे ये लोग, जो कि युद्ध की सामग्री भी ये लोग बना लेते होंगे। तो इस तरह से इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि ये लोग मगध से युद्ध करने में सक्षम थे। दोनों के पास लौह धातु थी जिससे ये लोग गलाकर युद्ध वाली सामग्री बना लेते थे। तो इस वजह से केवल अवंती राज एवं मगध राज दोनों के बीच में शत्रुता थी। दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। दोनों चाहते थे कि उत्तर भारत में उनका वर्चस्व स्थापित हो। कहा जाता है कि यहाँ पर मगध राज्य को अवंती राज्य पे
राज करने के लिए, कब्जा करने के लिए यहां पर लगभग 100 साल का समय लगा था। बाद में हम लोग कुछ राजवंशों के बारे में जानेंगे, उनके कुछ साहसी राजा हुए हैं जिन्होंने अवंती राज पर कब्जा किया था। आइए अब हम लोग उदयन के बारे में जानते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट जो अजातशत्रु के बारे में बाद जो किंग था वह उदयन था। उदयन के बारे में कहा जाता है कि इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने पाटलिपुत्र नाम से एक शहर बसाया था, जो कि आधुनिक समय में पटना एवं गया वाला इलाका है। यहाँ पर इसने राजगृह से राजधानी भी स्थानांतरित कर ली थी, मतलब राजगृह से राजधानी या पटना ले आया था, पाटलिपुत्र ले आया था। उदयन जो था इसके बारे में एक यह तथ्य भी है कि इसने गंगा एवं सोन नदी के बीच में एक किला बनवाया था, क्योंकि पटना मगध साम्राज्य के केंद्र में पड़ता था और मगध साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार, जो कि आधुनिक झारखंड में स्थित है, झारखंड तक फैला था, एक बड़ा साम्राज्य बन चुका था। तो इसने गंगा एवं सोन नदी के बीच में एक किला भी बनवाया था और प्रयागराज में संगम नदी के तट पर इसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा भी दिया था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए आश्रम बनाए थे उदयन ने। उदयन के बारे में पता चलता है कि इसने कुल 12 वर्षों तक शासन किया था। इसे भी प्रत्यहंता कहा गया है, क्योंकि इसने भी अपने पिता की मृत्यु की थी। पिता की हत्या करके इसने साम्राज्य हासिल किया था। जिस तरह से इसके पिता अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर साम्राज्य प्राप्त किया था, उसी तरह से उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मारकर मगध की गद्दी पर बैठा था। इसके पश्चात हम लोग हर्यंक वंश के अंतिम शासक के बारे में जानेंगे कि अंतिम शासक कौन था। कहा जाता है कि हर्यंक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। नागदशक के बारे में कहा जाता है कि नागदशक थोड़ा सा कमजोर शासक साबित हुआ बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन की अपेक्षा। कहा जाता है कि नागदशक का एक सेनापति हुआ करता था शिशुनाग नाम से। शिशुनाग ने सही समय पाकर नागदशक की हत्या भी कर दी थी और खुद एक नए राजवंश की शुरुआत कर दी थी यहाँ पर शिशुनाग ने। अब यहीं से हर्यंक वंश के अंतिम राजा नागदशक के पश्चात यहाँ से एक दूसरा वंश शुरू होता है, जो कि शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज पहले हम लोग हर्यंक वंश के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इस मैप में मगध का विस्तार दिखाया गया है कि बिंबिसार के समय में मगध ने कितना विस्तार हासिल किया था। तो यह जो येलो वाला पार्ट है, पहले हमने आपको दिखाया था कि अंग इसमें शामिल नहीं था, परंतु जो बिंबिसार ने अंग को जीत लिया था, तो यह पूरा जो येलो वाला पार्ट है, इसमें यह पूरा मगध साम्राज्य बन गया था। यह बिंबिसार के समय था। परंतु जब आगे अजातशत्रु सत्ता में आया, तब उसने अपने साम्राज्य का और विस्तार कर लिया। देखिए यहाँ पर दूसरे मैप में कि मगध, अंग, वैशाली, काशी, 4 राज्यों को उसने अपने साथ मिला लिया था। उसने कौशल देश को भी जीत लिया था, परंतु कौशल राज ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से यहाँ पर कर दिया था, तो उसने उसको छोड़ दिया था और कौशल राज ने काशी अजातशत्रु को यहाँ पर दे दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर 4 राज्य शामिल हो गए मगध साम्राज्य में। अंग, वज्जी, काशी और खुद मगध, 4 का एक बड़ा साम्राज्य बन गया। इसके साम्राज्य का विस्तार शुरू हो गया यहाँ पर। अब हम लोग यह जानेंगे कि मगध की सफलता के कारण क्या थे। टोटल 16 महाजनपद हुए। मगध ने ही क्यों उत्थान किया? मगध का वर्चस्व अन्य जनपदों की अपेक्षा सबसे ज्यादा क्यों रहा? आइए अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे।
मगध के सफलता के कारण। कहा जाता है कि मगध में बिंबसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे कई साहसी राजा हुए हैं जिन्होंने मगध का विस्तार किया है, परंतु इनका साहसी होना यही एक कारण नहीं था। मगध के विस्तार का इनका साहसी होना, इनका युद्ध करना, युद्ध रण एवं कौशल जानना अच्छे से, यही एक कारण नहीं था। अन्य कई कारण थे जिनसे मगध साम्राज्य ने वर्चस्व स्थापित किया था। इन कारणों पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। पहला कारण था कि लौह काल शुरू हुआ था। व्यक्तियों ने लौह धातु का इस्तेमाल शुरू कर दिया था यहाँ पर, और मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी वह अत्यंत उपयुक्त थी। कहा जाता है कि यहाँ पर लोहे के अत्यंत भंडार मौजूद थे, जो कि इनकी राजधानी राजगृह से ज्यादा दूर नहीं थी, और कहा जिससे ये नए नए हथियार बना लेते थे, पर्याप्त मात्रा में हथियार बना लेते थे, युद्ध वाली सारी सामग्री आसानी से तैयार कर लेते थे, जिससे जब ये युद्ध करते थे पर्याप्त हथियार होने की वजह से इनको युद्ध में विजय की प्राप्ति होती थी। जिस तरह से मगध हथियार तैयार करते थे, अन्य इनके शत्रु राजा इस तरह के हथियार नहीं तैयार कर पाते थे, क्योंकि उनके पास, उनके साम्राज्य में लोहे के भंडार मौजूद नहीं थे। तो इस तरह से मगध का पहला कारण वर्चस्व स्थापित करने का लौह युग में इनके पास पर्याप्त मात्रा में लौह भंडार का होना भी था। दूसरा कारण यह माना जाता है कि मगध की जो राजधानी थी वह अत्यंत उपयुक्त स्थान पर थी, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। इसकी दो राजधानियां बनाई गई थी। पहले समय में गिरिवज्र या राजगृह इसकी राजधानी थी। राजगृह के बारे में कहा जाता है कि यह 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई जगह थी। कहा जाता है कि राजगृह पर आसानी से आक्रमण नहीं किया जा सकता था। अजातशत्रु ने यहाँ पर किलेबंदी भी की थी। तो इस तरह से कहा गया है कि यहाँ पर आसानी से इसको भेदा नहीं जा सकता था, इस किले को। और दूसरी इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना वाला इलाका है। कहा जाता है कि यहाँ पर गंगा और गंडक नदी, सोन नदी के संगम पर था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर घाघरा नदी भी गंगा नदी से मिल जाती थी। कहा जाता है कि प्राक औद्योगिक दिनों में जब यातायात की बड़ी कठिनाइयां होती थी, तब इनके सैनिक नदी मार्ग पकड़कर उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं पूरब की ओर भी बढ़ जाते थे आसानी से। नदियां पास में होने के कारण इनको नदी मार्ग की भी सुविधा अच्छे से होती थी। इनके सैनिक आसानी से चारों दिशाओं में जा सकते थे। इसके अलावा चारों ओर नदियां होने के कारण जो पाटलिपुत्र था वह अभेद्य था। चारों ओर नदियां थीं, नदियों के द्वारा घिरे होने के कारण पटना की जो स्थिति थी वह अभेद्य थी। आसानी से इसमें दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकता था। उन दिनों इस नगर पर कब्जा करना आसान नहीं था। चारों ओर से नदियों का जाल बिछा हुआ था। कई नदियां जैसे गंगा, गंडक, सोन नदी, घाघरा नदी, अन्य नदियां, छोटी छोटी नदियां इस जगह के आसपास थी। तो यहाँ पर कब्जा करना आसान नहीं था, यहाँ पर आक्रमण करना आसान नहीं था। तीसरा कारण यह भी माना जाता है कि मगध राज्य गंगा के मैदान के मध्य में पड़ता था। इस पर परम उर्वरक प्रदेश, यह परम उर्वरक प्रदेश था। यहाँ पर जंगल साफ हो चुके थे। यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती थी। कहा जाता है कि सिंचाई के बिना भी इस इलाके को उत्पादक बनाया जा सकता था। इस इलाके में उत्पादन अधिक से अधिक किया जाता था, चाहे सिंचाई की जाए या ना की जाए, क्योंकि वर्षा भी बहुत अधिक होती थी। कई नदियों के कारण यहाँ पर जो मिट्टी थी वह अत्यंत उर्वरक वाली मिट्टी थी।
प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से यह पता चलता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल की किस्मों की पैदावार भी होती थी यहाँ पर, जो कि पता चलता है आधुनिक समय में भी। देखिए कि बिहार राज्य में चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो यह भी पता चलता है बौद्ध ग्रंथ से कि इस प्रदेश में चावल की अनेक किस्मों की पैदावार होती थी। इसकी वजह से यहाँ के जो किसान थे ये काफी मात्रा में अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद भी इनका अनाज बच जाता था। शासक जो थे यहाँ पर कर के रूप में इस फाजिल उपज को एकत्र कर लेते थे। यह जो इनकी उपज होती थी इसको ये लोग एकत्र कर लेते थे यहाँ पर। इसके पश्चात चौथा कारण एक माना गया है कि मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु से बने सिक्कों के प्रचलन का लाभ उठाया। उस समय सिक्के बन चुके थे धातु से, तो इन धातु के सिक्कों के बनने के कारण यहाँ पर नगरों का उत्थान हुआ, वस्तु विनिमय आसान हो गया यहाँ पर मगध साम्राज्य में। पांचवा कारण यह भी माना जाता है कि सैनिक संगठन के मामले में मगध को एक खास सुविधा प्राप्त थी। जैसे कि भारतीय राज्य घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थे। सारे जितने जनपद थे वो घोड़े एवं रथ के उपयोग से सब लोग परिचित थे, परंतु मगध एक पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। हाथियों का यहाँ पर बड़े पैमाने पर भी इस्तेमाल किया गया था। देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे, जो कि आधुनिक नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है। वहां से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे, जो कि युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यूनानी स्रोतों से यह भी पता चलता है कि जो आगे चलकर नंद वंश आएगा, नंदों की सेना में लगभग 6000 हाथी शामिल थे। नंद जो आगे चलकर नंद के बारे में हम लोग पता करेंगे तो यह जानेंगे कि उनकी सेना में लगभग 6000 हाथी शामिल थे, जो कि एक अच्छा खासा यहाँ पर इनके पास हाथियों की सेना थी। अंत में यह उल्लेखनीय तथ्य निकलता है कि मगध का समाज जो था वो रूढ़ विरोधी समाज था। यहाँ पर कट्टर ब्राह्मण बसे हुए थे। यहाँ पर कट्टर ब्राह्मण यहाँ बसे हुए थे। किरात और मगध के लोगों को वे निम्न कोटि के समझते थे, परंतु वैदिक लोगों के आगमन से यहाँ पर जातियों का सुखद मिश्रण हुआ था। वैदिक सभ्यता के पश्चात यहाँ के जो लोग थे उनके बीच में मतलब यहाँ के लोगों के बीच में अनेक प्रकार की जातियों का एक सुखद मिश्रण हुआ था। अनेक प्रकार की जातियां इस क्षेत्र में रहने लगी थी। चूंकि इस प्रदेश में वैदिकीकरण हाल में ही हुआ था, इसलिए पूर्व काल से ही वैदिक के प्रभाव में आए हुए राज्यों की अपेक्षा मगध में विस्तार के लिए अत्यंत मतलब उत्साह था। यहाँ पर अन्य राज्यों की अपेक्षा मगध में विस्तार के लिए उत्साह अधिक था। इन्हीं सब कारणों की वजह से मगध साम्राज्य दूसरे राज्यों को हराने और भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। इसके पश्चात हम लोग यह जानेंगे कि मगध की जो राजवंश है, पहला राजवंश है हर्यंक राजवंश। इसके पश्चात अन्य राजवंश भी मगध में आए हैं। जैसे कि हर्यंक राजवंश के पश्चात शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश के पश्चात यहाँ पर नंद वंश आता है। इसके पश्चात मौर्य वंश, जिसने भारत में एक वृहत स्तर पर साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत को बड़े बड़े पांच राज्यों में बांटा था। मौर्यों के पश्चात शंग वंश के बारे में पता चलता है। उसके पश्चात कर्ण वंश के बारे में भी हम लोग समय समय पर जानते रहेंगे। मैं इसी तरह से इन सारे वंशों पर एक एक वीडियो लाता रहूंगा, महत्वपूर्ण वीडियोस, ठीक है, जो कि आगामी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे आगे आने वाले वीडियो से क्वेश्चंस ऐसे मैं पॉइंट वाइज क्वेश्चंस रखूंगा जो कि आगामी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इन प्रश्नों में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल करता हूं, तो आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा।
यहाँ पर कहा जाता है कि शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के बीच में कुछ विदेशी आक्रमण हुए हैं। मतलब भारत के सीमावर्ती इलाके के अलावा भी दूसरे विदेशों से भारत में आक्रमण शुरू हो गए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ विदेशी आक्रमणों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि सिकंदर के बारे में। सबसे पहला भारत में आक्रमण कुरुश के द्वारा किया गया, उसके पश्चात दारा प्रथम के द्वारा किया गया। दारा प्रथम के पश्चात तीसरा अटैकर था सिकंदर। सिकंदर महान भारत में धनानंद के समय में भारत पर आक्रमण करता है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियोस अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगले वीडियो में मैं शिशुनाग वंश एवं नंद वंश दोनों पर चर्चा करूंगा और यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में भी बताऊंगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।